शेंग ची 2021 की मोस्ट अवेटेड मार्वल मूवी रिलीज हो चुकी है। मूवी की IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटन स्कोर 92% फ्रेश है और सभी को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से, जहां हमें वैन वू और उसकी आर्मी दिखाई जाती है, जहां उसे 10 रिंग्स मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वे रिंग वैन वू को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती हैं और इसके अलावा इनके असर से वैन वू की एज भी नहीं बढ़ती है। तो इन्हीं रिंग्स की मदद से वैन वू बाकी दूसरी आर्मीज को हराने लगता है। अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है और वैन वू अपनी आर्मी का नाम 10 रिंग्स रख देता है, जो कि उसके द्वारा पहनी गई 10 रिंग्स के ऊपर था। और अब टाइम के साथ वैन वू अपनी ताकत बढ़ाता रहता है और अपने 10 रिंग्स ग्रुप को बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेता है, जिसमें सभी वॉरियर्स को काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। और अब इसी तरह साल 1996 आ जाता है, जब वैन वू को ये पता चलता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ डिफरेंट तरीके की पावर एग्जिस्ट करती है और ये एक गांव है जो कि एक डिफरेंट डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है और इस तक पहुंच पाना आसान नहीं है। तो वैन वू, जो कि ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल था, वो सोचता है कि अगर वो इस जगह पर भी कब्जा कर लेगा तो इससे उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो अपने साथियों के साथ उस गांव टैलो के लिए निकल जाता है। बट उस गांव से पहले एक मैजिकल जंगल आता है जिसे पार कर पाना काफ़ी मुश्किल है, जिसमें उसके साथी सब मारे जाते हैं। बट 10 रिंग्स की मदद से वो बच जाता है और पैदल ही आगे बढ़ता है, जिसके बाद उसे एक लड़की उसी जंगल में मिलती है जिसका नाम होता है यिंगली। और इसके बाद यिंगली और वैन वू में फाइट होती है, जिसमें वैन वू के पास 10 रिंग्स होने के बावजूद यिंगली उससे काफ़ी कड़ी टक्कर देती है और इसी फाइट में वैन वू को यिंगली से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वैन वू टैलो पर कब्जा करने का सपना छोड़ देता है और 10 रिंग्स भी निकाल देता है ताकि वो यिंगली के साथ सुकून से जी सके। इसके अलावा यिंगली को उसके गांव टैलो से निकाल दिया जाता है, जिसके साथ ही यिंगली की पावर्स वहीं खत्म हो जाती हैं। अब वैन वू और यिंगली काफी सालों तक काफी खुश रहते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिनमें उनका पहला बच्चा होता है शेंग ची और उनकी दूसरी बेटी होती है जिसका नाम होता है शियालिन। अब वैन वू बिल्कुल सुधर चुका था और सिर्फ अपनी फैमिली पर ध्यान देता था और उसने काफी सालों से 10 रिंग्स को भी नहीं पहना था और उन्हें उतार कर रख दिया था, जिससे उसकी उम्र नॉर्मल इंसानों के जैसे अब बढ़ना शुरू हो गई थी। अब एक दिन यिंगली अपने दोनों बच्चों को एक लॉकेट देती है और बोलती है कि ये उन्हें प्रोटेक्ट रखेगा। अब एक दिन जब वैन वू घर से बाहर जाता है, तब वहाँ कुछ लोग आते हैं जिनको कभी वैन वू ने 10 रिंग्स की मदद से हराया था। तो वो लोग उसका बदला लेने के लिए यिंगली को मार देते हैं। जहाँ जब वैन वू घर आकर ये देखता है कि उसकी वाइफ, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और जिसके लिए वो सुधर चुका था, उसे किसी ने मार दिया है, तो इससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर से 10 रिंग्स निकाल कर पहन लेता है और उन लोगों से बदला लेने के लिए निकल जाता है। हालांकि उसे वो तो नहीं मिलता जिसने उसकी वाइफ को मारा था, बट वो उसके आदमियों को मार डालता है और उसे ढूंढने में लग जाता है। इसके बाद वैन वू फिर से पहले की तरह हो जाता है और फिर से 10 रिंग्स के असैसिन ग्रुप को खड़ा करता है और अपने बेटे शेंग ची को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। और इसी बीच 6 साल और बीत जाते हैं, जहां अब शेंग ची 14 साल का हो चुका था और तभी उसके पिता वैन वू को पता चलता है कि उसकी वाइफ का कातिल अमेरिका में छुपा हुआ है। तो शेंग ची, जो कि अभी सिर्फ 14 साल का था, वैन वू उसे अमेरिका भेजता है ताकि वो अपनी माँ के कातिल को मार सके। अब इसके बाद कहानी सीधा 10 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम देखते हैं कि शेंग ची, जिसने अमेरिका आने के बाद अपना नाम बदल लिया है और उसे शॉन कर लिया है, एक होटल में कार पार्किंग स्टाफ में काम करता है और उसकी एक फ्रेंड भी है केटी, जो कि उसी के होटल में काम करती है। अब एक दिन जब शॉन और केटी बस से अपनी जॉब करने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और शॉन से उसका वही लॉकेट मांगता है जो कि बचपन में उसकी माँ ने उसे दिया था। और फिर शॉन उससे बचने के लिए उससे लड़ने लगता है, बट तभी वो देखता है कि वो इंसान अकेला नहीं है और उसके साथ उसके काफ़ी सारी साथी भी मौजूद हैं, जिनमें से एक है रेजर फिस्ट। अब हमें यहाँ एक ऑसम फाइट सीन देखने को मिलता है, जिसमें शॉन बस पैसेंजर्स को बचाता है और उन लोगों से भी निपटता है। बट इस बीच में वो लोग शॉन का लॉकेट ले जाते हैं। सो अब घर जाकर केटी उससे पूछती है कि वो लोग कौन थे और उन्हें उसका लॉकेट क्यों चाहिए था। तो शॉन उसे सब बताता है कि कैसे उसके पिता ने
उसे 10 साल पहले अमेरिका उसकी माँ के कातिल को मारने भेजा था, बट उसने उस कातिल को नहीं मारा और अपने पिता से छुप के अमेरिका में ही नाम बदल के रहने लगा। और तब से अब तक वो अपने पिता से छुपकर यहाँ रह रहा है। और जिन लोगों ने उस पर हमला किया वे सब उसके पिता के आदमी थे। वो उसे बताता है कि उसकी एक बहन भी है जो कि उसके वहाँ से आने के बाद वो भी अपने घर से भाग गई थी और अब वो मकाओ में रहती है। तो अब उसे जल्दी से मकाओ जाना होगा इससे पहले कि उसके पिता वेनवू के आदमी वहाँ पहुँचे। अब जब बेटी और शॉन मकाओ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन शियालिन ने वहाँ एक इलीगल फाइट क्लब खोल रखा है जहाँ लोग दूसरे लोगों को लड़ते देख पैसा लगा सकते हैं। और यहीं हमें वोंग और एबोमिनेशन की फाइट भी दिखाई जाती है जिसे वोंग बड़ी चालाकी से जीत जाता है। अब यहाँ शॉन शियालिन को ढूंढ लेता है जहाँ हमें पता चलता है कि शियालिन ने उसे काफी नाराज है क्योंकि उसकी माँ के मरने के बाद उसका भाई भी उसे वहाँ छोड़कर भाग गया था। यहाँ शॉन पहले तो उससे माफी मांगता है और फिर उसे बताता है कि कैसे उसके पिता के आदमी उससे उसका लोकेट ले गए और हो सकता है कि वो यहाँ भी आए। बट इतने में ही वहाँ फिर से सब फाइटर्स आ जाते हैं जिनमें से एक डेड डीलर भी है जो कि वेनवू का मेन फाइटर था। अब यहाँ शॉन किसी तरह से बिल्डिंग से बाहर जाकर खुद को और केटी को बचाता है। इसी बीच डेड डीलर उसकी बहन से वो लोकेट लेकर भाग जाता है जिसका पीछा शॉन करता है। और यहाँ हमें एक गजब की फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ शॉन और डेथ डीलर आपस में लड़ रहे होते हैं। और इस फाइट में शॉन डेथ डीलर पर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। बट उसी टाइम वेनवू वहाँ आ जाता है और वहाँ से शॉन उसकी फ्रेंड केटी और उसकी बहन शियालिन को लेकर वापस चाइना में टेनरिंग्स के कंपाउंड में आ जाता है जहां उन्हें बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि वो लोग कहाँ है, बट उसे उन दोनों के लोकेट की जरूरत थी इसलिए उन्हें वो यहाँ लाया है क्योंकि उसे उसकी वाइफ यानी कि शॉन की माँ की आवाज़ें आ रही है और वो उस मैजिकल गांव टालो में बंद है जहाँ तक पहुँचने के लिए उसे इन लोकेट की जरूरत है वरना वो मैजिकल फॉरेस्ट पहले की तरह उसके साथियों को मार डालेगा। यहाँ शॉन वेनवू को बोलता है कि उसकी माँ अब वापस नहीं आने वाली और वो मर चुकी है। बट वेनवू को ये भरोसा है कि टेलो जो कि एक मैजिकल विलेज है वहाँ उसे बंद करके उन लोगों ने रखा हुआ है और वो अब 10 रिंग्स की पावर की मदद से उसे वहां से बाहर ला सकता है। और अगर उस गांव के लोगों ने बीच में आने की कोशिश की तो वो उन्हें भी जान से मार देगा और उस पूरी जगह को तबाह कर देगा। और इसके लिए उसे 2-3 रुकना होगा। उसके बाद वो उस जंगल से उस लोकेट के सहारे रास्ता देखकर जा सकते हैं। अब यहाँ शॉन, उसकी बहन और केटी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो भाग ना सके, जहाँ उन्हें ट्रेवर मिलता है। जी हाँ, वही ट्रेवर जिसने आयरन मैन 3 में मैंडेरियन का फेक नाम यूज किया था। तो यहाँ वो उन्हें बताता है कि उसके बाद उसे रियल मैंडेरियन यानी कि वेनवू के आदमियों ने पकड़ लिया और उसे यहाँ ले आए जहाँ अब वो 10 रिंग्स के ग्रुप के लिए नाटक यानी कि एक्टिंग करता है जिससे उनका एंटरटेनमेंट हो सके। यहाँ ट्रेवर के पास एक मिथिकल क्रीचर होता है जिसके बारे में ट्रेवर ने उन्हें बताया है कि ये क्रीचर टालो गाँव से ही है और ये यहाँ उनकी माँ यिंगली के साथ यहाँ आया था और अब ये वहाँ वापस जाना चाहता है और ये उन लोगों को भी उस मैजिकल जंगल से बचाकर टालो तक पहुंचा सकता है। तो शॉन यहाँ दोनों से कहता है कि उन्हें अपने पिता से पहले टालो तक पहुंचना होगा वरने उसके पिता उस जगह को तबाह कर देंगे। तो शॉन, केटी और उसकी बहन ट्रेवर और उस क्रीचर को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और क्रीचर की हेल्प से उस मैजिकल जंगल को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं जहाँ रास्ते में उन्हें काफी अलग तरह के और भी क्रीचर्स दिखाई देते हैं। यहाँ अब वो लोग टालो विलेज तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर विलेज के बाकी लोग उन्हें अंदर नहीं आने देते। तभी वहाँ शॉन की माँ यिंगली की बहन आ जाती है यानी कि शॉन की मौसी। तो वो गांव वालों को कहती है कि ये लोग इस विलेज की लड़की के बच्चे हैं तो वे यहाँ आ सकते हैं। यहाँ शॉन अब उन्हें बताता है कि उसके पिता यहाँ 2 दिन में आने वाले हैं क्योंकि उन्हें यहाँ किसी दीवार के पीछे से उसकी माँ की आवाज आ रही है और अगर उन्हें यहाँ नहीं आने दिया गया तो वो टालो को तबाह कर देगा क्योंकि उसके पास पावरफुल 10 रिंग्स हैं। यहाँ उसकी मौसी उसे बताती है कि इस विलेज में कई हजारों साल पहले खतरनाक बीस्ट थे जो कि सोल्स को खा जाते थे, बट तब उस विलेज के लोगों ने उन्हें एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया और तब से वे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वे उसके पिता को झूठा एहसास दिला रहे हैं कि उसकी वाइफ यहाँ पर है क्योंकि इसी के चक्कर में वेनवू ये दरवाजा खोल सकता है जिसके बाद वे विस्ट वहाँ से बाहर निकल जाएंगे और सबको मार डालेंगे। तो उन्हें वेनवू को रोकना ही होगा। अब इसके बाद वे
शॉन और उसकी बहन को ट्रेनिंग भी देते हैं जिसकी मदद से वे वेनवू को रोक पाए। और इसी बीच टेलो से शॉन का उसका सूट भी मिलता है और वो अपना पुराना नाम फिर से अपना लेता है, यानी कि शेंग-ची। अब चूंकि अगले दिन वहाँ वेनवू अपनी आर्मी के साथ आने वाला था, तब शेंग-ची केटी को बताता है कि उसने उससे झूठ बोला था कि उसने अपनी माँ की कातिल को नहीं मारा, बल्कि उसने उसे मार दिया था। बट अब वो और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर नहीं रख सकता। तो अब अगले दिन वेनवू उस विलेज तक अपनी आर्मी लेकर आ जाता है, जहां विलेज वाले उसे रोकने में नाकामयाब होते हैं और वेनवू उस दीवार के पास जाकर उस दीवार को तोड़ने लगता है और उसके ऊपर से वही क्रीचर्स निकलने लगते हैं जो कि लोगों को मारते थे। बट वेनवू नहीं रुकता क्योंकि वो अपनी वाइफ के प्यार में अंधा हो चुका था और लगातार उस दीवार को 10 रिंग्स की मदद से तोड़ रहा था। यहाँ उसकी आर्मी जो कि विलेज वालों से लड़ रही थी, वो ये समझ जाते हैं कि वेनवू गलत कर रहा है। जब वे क्रीचर्स बाहर आकर उन्हें मारने लगते हैं, तब रेजरफिस्ट और वेनवू की बाकी आर्मी विलेज वालों के साथ मिलकर क्रीचर्स को मारने लगते हैं। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वेनवू दीवार को पूरी तरह से तोड़ चुका था, जिससे उसके अंदर से सबसे बड़ा बीस्ट बाहर आ जाता है, जो कि बाहर आते ही सबसे पहले वेनवू को मार डालता है। और यहाँ अब शेंग-ची वेनवू की 10 रिंग्स को पहन लेता है और उस बीस्ट को रोकने की भी कोशिश करने लगता है, जिसमें उसकी बहन भी साथ देती है। और वो दोनों एक ड्रैगन जो कि उसी मैजिकल विलेज टेलो से था, जिसका टेलो वालों ने नाम रखा था द ग्रेट प्रोटेक्टर, उसके साथ मिलकर सोल सकिंग बीस्ट से लड़ने लगते हैं। यहाँ एक बार तो उस बीस्ट ने सबको मार दिया था, बट तभी शेंग-ची अपनी 10 रिंग्स की पावर से उसे मार देता है और सबको बचा लेता है। यहाँ अब शेंग-ची और केटी वापस अमेरिका आ जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन आता है, जहां हम देखते हैं कि वोंग ने शेंग-ची और केटी को अपने साथ वे 10 रिंग्स लेकर आने के लिए बोलता है, जहां उसके सैंक्टम में हम ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल को भी देखते हैं, जो कि 10 रिंग्स की पावर को जांच परख रहे होते हैं। यहाँ ब्रूस बैनर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में दिखाया गया है, ना कि हल्क के फॉर्म में। तो ऐसा कैसे हुआ ये हमें पता चलेगा फ्यूचर में। और फिर एक एंड क्रेडिट सीन आता है, जहां हमें शेंग-ची की बहन शियालिन दिखाई गई है, जो कि अब चाइना में 10 रिंग्स ग्रुप की लीडर बन चुकी है। और अब ये ग्रुप अच्छा है या बुरा है, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।